आज हम छुट्टी नियम के 50 प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये पहला प्रश्न, उदारीकृत छुट्टी नियम उन रेल कर्मचारियों पर लागू होंगे जिनकी नियुक्ति इस दिन या इसके बाद है। यानी जो उदारीकृत है, जिसमें हम एलएपी के बदले पैसे लेते हैं, वो किस तारीख के बाद जिनकी नियुक्ति हुई है उन पे लागू होंगे। तो इसका सही उत्तर होगा 1 फरवरी 1949। अगला प्रश्न है, किस अवधि तक एक प्रकार की छुट्टी को दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन तक। अगला प्रश्न है, अधिवर्षता पर छुट्टी के नगदीकरण हेतु अधिकतम कितने दिनों की सीमा है। तो इसका सही उत्तर होगा 300 दिन की। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्मचारी को लगातार रूप से स्वीकृत किए जाने की छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, आकस्मिक छुट्टी के साथ किस प्रकार की छुट्टी को जोड़ा जा सकता है। यानी सीएल के साथ कौन सी छुट्टी को जोड़ा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा स्पेशल कैजुअल लीव। यानी कैजुअल लीव के साथ स्पेशल कैजुअल लीव को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस रेल कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी जा सकती जो इन आदेश के अधीन हो। तो इसका सही उत्तर होगा सेवा से हटाए जाने की सख्ती पर। अगला प्रश्न है, छुट्टी की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी को छुट्टी के बारे में क्या शक्ति प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। देखो, वो छुट्टी को स्वीकृत भी कर सकता है, अस्वीकृत भी कर सकता है और रद्द भी कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, छुट्टी की स्वीकृति देने वाले प्राधिकारी छुट्टी के बारे में क्या नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर होगा छुट्टी के प्रकार में बदलाव। यानी आपने मान के चलो सीएल ली है, सीएल अप्लाई की है ना, तो ऐसा नहीं है वो एलएपी दे दे, तो छुट्टी के प्रकार में बदलाव नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारियों के बीमारी के लिए प्राइवेट चिकित्सा प्रमाण पत्र कितने दिन के लिए मान्य है। तो यानी मेडिकल सर्टिफिकेट केवल 3 दिन के लिए मान्य होगा प्राइवेट वाला। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में औसत वेतन छुट्टी को यानी एलएपी को 15 दिन के किस्त में कब जमा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा क तथा ग दोनों। यानी कि 1 जनवरी को 15 जमा होती हैं और 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जनवरी को 15 एलएपी जमा होती हैं, 10 एचएलएपी और 10 सीएल जमा होती हैं। ठीक है, और 1 जुलाई को 15 एलएपी जमा होती हैं और 10 एचएलएपी। ठीक, अगला प्रश्न है, एपीएल जमा होने की अधिकतम सीमा क्या है। यानी एलएपी या एपीएल एवरेज पे लीव। तो इसका सही उत्तर होगा 300 दिन। 300 दिन तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, एचएलएपी अनलिमिटेड जमा हो सकती हैं, एचएलएपी अनलिमिटेड जमा हो सकती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, औसत वेतन छुट्टी यानी एलएपी को एक बार में स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा क्या है। यानी एलएपी एक बार में अधिकतम कितनी ली जा सकती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 180 दिन। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण कैलेंडर माह की सेवा के लिए एलएपी जमा करने की दर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रत्येक माह 2.5 एलएपी। ठीक है, अगला प्रश्न है, असाधारण छुट्टी हेतु वर्ष के अगले छमाही में एलएपी जमा से अधिकतम कितना कम किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। अगला प्रश्न है, अर्ध औसत वेतन छुट्टी यानी एचएलएपी वार्षिक रूप से किस दर से जमा की जाती है। तो एक वर्ष में कितनी जमा होती हैं, 20 दिन। यानी 10 1 जनवरी को और 10 1 जुलाई को, टोटल 20 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्ध औसत वेतन छुट्टी एक बार में किस सीमा तक ली जा सकती है। यानी एचएलएपी एक बार में कितनी अधिकतम ली जा सकती है। तो इसका सही उत्तर होगा 730 दिन यानी कि 24 महीने और बोले तो 2 साल। 730 दिन या 24 महीने या 2 साल। अगला प्रश्न है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए एचएलएपी छुट्टी खाते में किस दर से जमा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा 5/3 दिन प्रति माह, यानी बोले तो 1.7 डे प्रति महीना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति की कितनी अवधि के लिए एलएपी क्रेडिट देते समय
1 दिन कम किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिन। यानी कोई इंसान अगर 10 दिन एब्सेंट रहता है तो उसकी 1 LAP कम दी जाएगी। यानी जो 1 जनवरी को 15 LAP मिलती हैं तो उसको 14 मिलेगी। ठीक है, अगर 20 दिन एब्सेंट रहता है तो 13 मिलेगी। अगला प्रश्न है, अनुपस्थिति की कितनी अवधि के लिए HLAP क्रेडिट देते समय 1 दिन कम किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 18 दिन। यानी 18 दिन अनुपस्थित रहने पर 1 HLAP कम की जाएगी। 36 दिन कम रहेंगे तो 2 HLAP कम की जाएगी। यानी जो 1 जनवरी को 10 मिलनी थी वो 18 दिन अनुपस्थित रहने पर 9 मिलेगी और 36 दिन अनुपस्थित रहने पर 8 मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा प्रमाण पत्र पर पूरे सेवा काल में अनर्जित छुट्टी मंजूर करने की सीमा कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 360 दिन। देखिए, अनर्जित छुट्टी क्या होती है? यानी लीव नॉट ड्यू। जब खाते में कोई भी छुट्टी नहीं होती तब ये छुट्टी दी जाती है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, अनर्जित छुट्टी किस प्रकार की छुट्टी से काटी जाती है जो बाद में अर्जित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा LHAP। अगला प्रश्न है, असाधारण छुट्टी पर एक रेल कर्मचारी छुट्टी वेतन के रूप में कितनी राशि के लिए पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा वेतन कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, असाधारण छुट्टी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को विदाउट पे लीव भी बोला जाता है। ठीक है, ये छुट्टी अधिकतम 5 वर्ष तक दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, सेवा के दौरान एक बार में LAP की नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिन। देखिए, जब सेवा में हैं हम, यानी जब ड्यूटी कर रहे हैं, तो एक बार में केवल 10 दिन की ही LAP का हम पेमेंट ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, अधिवर्षता पर LAP प्लस HLAP के नकदीकरण की अधिकतम सीमा क्या है? अधिवर्षता बोले तो पेंशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 300 दिन। ठीक है, जब रिटायर होते हैं तो 300 लीव का नकदीकरण ले सकते हैं। अगर 300 लीव में कुछ कम पड़ रही हैं तो उसमें HLAP को इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक महिला कर्मचारी जिसको 2 जीवित बच्चों से कम है को मातृत्व छुट्टी कितनी दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर है 180 दिन। एक बार में 180 दिन तक ये छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, ये अविवाहित रेल कर्मचारियों को भी दी जा सकती हैं और प्रसूतियों के लिए भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मातृत्व छुट्टी किस प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। यानी कि LAP के साथ भी जोड़ी जा सकती हैं, अनर्जित छुट्टी के साथ जोड़ी जा सकती हैं, कम्यूटेड लीव के साथ भी जोड़ी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, महिला कर्मचारी के पूरे सेवा काल में गर्भस्राव गर्भपात की स्थिति में कितनी मातृत्व छुट्टी दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 45 दिन की। पूरे सेवा काल में 45 दिन की गर्भपात होने पर या गर्भस्राव होने पर ये छुट्टी दी जा सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पितृत्व छुट्टी के लिए अधिकतम अवधि क्या है? तो इसका सही उत्तर है 15 दिन। डिलीवरी के 15 दिन पहले से और 6 महीने बाद तक ये छुट्टी ली जा सकती हैं। ठीक है, 6 महीने के लिए ही ये वैलिड रहती हैं। अगला प्रश्न है, पितृत्व अवकाश छुट्टी प्रसूति की तिथि से किस अवधि के अंदर ली जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 महीने के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है, पितृत्व छुट्टी अपनी पत्नी के प्रसव काल के दौरान प्रसूति की तिथि से कितने दिन पूर्व ली जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। अगला प्रश्न है, ड्यूटी पर घायल रेल कर्मचारी को किस प्रकार की छुट्टी दी जा सकती है? यानी ड्यूटी करते टाइम अगर किसी कर्मचारी को चोट आती है तो हॉस्पिटल लीव दी जा सकती है। ठीक है, और इन्हें IOD भी बोलते हैं, यानी कि इंजर्ड ऑन ड्यूटी। अगला प्रश्न है, अस्पताल छुट्टी एक बार में अधिकतम कितनी अवधि के लिए ड्यूटी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा 28 महीने के लिए। देखिए, ये छुट्टी केवल ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को ही दी जाती है। वो भी कब? जब ड्यूटी पर दुर्घटना हो जाए या चोट लग जाए। ठीक है, इन्हें IOD इंजर्ड ऑन ड्यूटी भी कहा जाता है और ये अधिकतम 28 महीने के लिए दी जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विशेष निःशक्तता छुट्टी एक बार में अधिकतम कितने अवधि के लिए दी जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 24 माह के लिए, यानी
2 साल के लिए। अगला प्रश्न है, अस्पताल छुट्टी किस रेल कर्मचारी को छोड़कर दी जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा राजपत्रित अधिकारियों को छोड़कर बाकी कर्मचारियों को दी जा सकती है, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को यह दी जाती है अस्पताल छुट्टी। अगला प्रश्न है, अस्पताल छुट्टी के दौरान पूरा छुट्टी वेतन कितनी अवधि के लिए देय है? तो इसका सही उत्तर होगा पहले 120 दिन के लिए, जो हमने पहले ही बता रखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्ययन छुट्टी किस प्रकार के लाभ के लिए सेवा का भाग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, यानी कि वेतन वृद्धि, वरीयता और पदोन्नति के लिए। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक कार्यालय में नियुक्त कर्मचारी कितने दिन की आकस्मिक छुट्टी के लिए पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 दिन की। जो कर्मचारी प्रशासनिक कार्यालय में नियुक्त होते हैं उन्हें 8 CL मिलती हैं। आकस्मिक छुट्टी बोले तो CL, ठीक है, उन्हें 8 CL मिलती हैं और बाकी को 10 CL मिलती हैं। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी के त्यागपत्र या सेवा छोड़ने की स्थिति में कितने सीमा तक LAP का नगदीकरण मान्य है? तो इसका सही उत्तर होगा 150 दिन। यानी कोई कर्मचारी अगर पूरी सर्विस करने से पहले, रिटायरमेंट से पहले ही अगर कोई त्यागपत्र दे रहा है या सेवा छोड़ रहा है तो उसे केवल 150 दिन का ही नगदीकरण किया जाएगा। जब पूरी सर्विस के बाद रिटायरमेंट होता है तो 300 दिन का मिलता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेल कर्मचारी को विशेष आकस्मिक छुट्टी किस आधार पर मंजूर की जाती है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। देखिए, स्पेशल लीव, विशेष आकस्मिक छुट्टी यानी स्पेशल कैजुअल लीव कब दी जाती है? खेलकूद में भाग लेने के लिए, पर्वतारोहण यानी ट्रैकिंग के लिए, परिवार नियोजन के लिए, स्काउट गाइड और यूनियन में भाग लेने के लिए यानी बैठक में भाग लेने के लिए, और गणतंत्र दिवस की परेड वगैरह, इन सब के लिए स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कैलेंडर वर्ष में विशेष आकस्मिक छुट्टी मंजूर करने की सामान्य सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण समय से संबंधित नियम किस में वर्णित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग 1 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण समय रेल कर्मचारी को किस प्रकार के स्थानांतरण पर दिया जाता है? इसका सही उत्तर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, यानी प्रशासन हित में जब ट्रांसफर होता है तब ये कार्य ग्रहण समय दिया जाता है, यानी कि ज्वाइनिंग लीव। ठीक है। अगला प्रश्न है, 100 किलोमीटर या उससे कम दूरी के स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय कितने दिन देय है? तो इसका सही उत्तर है 10 दिन। देखिए, जिसका ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हुआ है, ठीक है, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर से अगर कम है तो 10 दिन का दिया जाएगा, और 1000 से 2000 है तो 12 दिन का दिया जाएगा, और 2000 से अधिक दूरी है तो यहाँ पे 15 दिन का अवकाश दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से अधिक तथा 2000 किलोमीटर की दूरी तक के स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय कितने दिन देय है? यानी 1000 से लेके 2000 किलोमीटर के बीच की जो दूरी होती है उसके लिए कितना ज्वाइनिंग लीव मिलता है? तो सही उत्तर होगा इसका 12 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर, तो इसका सही उत्तर होगा 15 दिन। अगला प्रश्न है, 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के स्थानांतरण पर यदि वायुयान से जाने की अनुमति हो तो कार्य ग्रहण समय कितने दिन देय होगा? इसका सही उत्तर होगा 12 दिन। देखिए, जब कोई इंसान, मान के चलो जो अधिकारी होते हैं, ये मान के चलो भारत है, ठीक है, और उसकी पोस्टिंग किसी अधिकारी की या कर्मचारी की यहाँ कन्याकुमारी में है या तिरुवनंतपुरम में है, और उसका ट्रांसफर हो गया मान के चलो गुवाहाटी यहाँ पे ऊपर, तो इसकी दूरी 2000 किलोमीटर से तो दूर है, लेकिन अगर वायुयान से जाने की अनुमति है तो यहाँ पे 12 दिन का ही ज्वाइनिंग लीव मिलेगा इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण समय किसके साथ जोड़ी नहीं जा सकती? यानी ज्वाइनिंग लीव किसके साथ जोड़ के नहीं ली जा सकती? तो इसका सही उत्तर होगा CL के साथ, कैजुअल लीव के साथ नहीं जोड़ के ली जा सकती। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय स्तर पर कार्य ग्रहण समय की अवधि को बढ़ाने की अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा 30 दिन। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण समय में वृद्धि अधिकतम 30 दिन तक स्वीकृत करने हेतु
सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा विभाग प्रमुख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण के दौरान रेल कर्मचारी किस स्टेशन के दर से मकान किराया भत्ता पाने का पात्र है? तो इसका सही उत्तर होगा पुराने स्टेशन से। जैसे मान के चलो कोई इस छोटे स्टेशन पे कार्यरत है जहां पे उसे HRA मिल रहा है 10% और वो पहुंच गया बड़ी सिटी में, जैसे दिल्ली में पहुंच गया और यहाँ पे है 30% HRA, तो इसको 10% ही यानी पुराने स्टेशन के हिसाब से ही इसको HRA मिलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्य ग्रहण समय LAP छुट्टी खाते में किस सीमा तक जमा की जा सकती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 300 दिन। आज का लास्ट प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से कम दूरी के अस्थायी स्थानांतरण पर कार्य ग्रहण समय कितने दिन देय होगा? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। अस्थायी ट्रांसफर पर ज्वाइनिंग लीव नहीं मिलती। ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो हम पास और PTO से संबंधित बनाएंगे।